मेजर फेलियर्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। सबसे पहले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा 11th इकोनॉमिक्स का, जिसमें आप चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियो देख पाएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं मेजर फेलियर्स। मानते हैं कि हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बहुत हद तक सक्सेसफुल था। वो इंडिया को ग्लोबल मैप पे लेकर आया। इंडिया का जो जीडीपी है वो जबरदस्त ग्रो हुआ। इंडिया का इकोनॉमी वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया। आज हम वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, वेल्थ, फॉरेन एक्सचेंज, हर पैरामीटर में हम आगे हैं। लेकिन उस पॉलिसी जो 1991 का आया, उसमें कुछ कमियां भी थे, कुछ फेलियर्स भी थे। तो हम एक एक करके देखते हैं। लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। आज की तारीख में दाल ले लो, तुअर की दाल, हमको कम पड़ता है प्रोडक्शन। हमारे देश के 135 करोड़ के ऊपर के जो नागरिक हैं, उसके लिए जो इंडिया में दाल बनता है उसका प्रोडक्शन कम पड़ता है, और हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सेल्फ सफिशिएंसी मतलब कितना भी ग्लोबलाइजेशन हुआ, आज भी हम कुछ चीज़ें सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। और उसमें भी आपको एक एग्जांपल ले लूँ कि जो चावल है, अमेरिका चावल वर्ल्ड से अलग अलग जगह से खरीदता है पर इंडिया से नहीं खरीदता, क्योंकि इंडिया के चावल में इतना ज़्यादा पॉलिश कर देते हैं तो पौष्टिक तत्व लगभग खत्म हो जाते हैं। इसलिए थाईलैंड के चावल ज़्यादा अमेरिकन प्रेफर करते हैं। लेकिन थाईलैंड में इस बार बारिश कम हुई थी, तो जिसकी वजह से इंडिया का चावल को वापस बूस्ट मिल गया था। लेकिन इंडिया के चावल का हेल्थ कंटेंट काफ़ी कम है। तो सेल्फ सफिशिएंसी मतलब हम जितना देश में अनाज पैदा करते हैं पूरा का पूरा इंडिया को पूरा होता है, लेकिन ये होता नहीं है। इंडिया को कम पड़ता है, इसलिए कई बार इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है अनाज बाहर से, क्योंकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे अपना एग्रीकल्चरल ग्रोथ नहीं हो रहा है। करेक्ट। दूसरा, एडवर्स इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक मार्केट। अब जैसे ही फॉरेन कंपनीज इंडिया में आए तो इंडिया की कुछ कंपनीज उड़ गए। राजदूत एक मॉडल था बाइक का, वो चला गया। ठीक है ना। बुलेट तो था ही, लेकिन काफी बंद होने की स्थिति में था। वो तो 2006-7 के बाद लिफ्ट आया बुलेट को, उसके बाद वो काफी प्रोग्रेस हुआ। प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड करके एक कंपनी थी जिसका फिएट के साथ कोलैबोरेशन था, वो उड़ गया। एम्बेसडर गाड़ी थी जो हिंदुस्तान मोटर्स बनाती थी, बिरला ग्रुप कलकत्ता बेस्ड ग्रुप है, वो मालिक थे, वो बंद हो गया कंपनी। सो एक एचएमटी घड़ी थी, मेरे टाइम में सब एचएमटी घड़ी यूज करते थे, बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन सबने टाइटन और टाइमेक्स सुना होगा। तो एचएमटी घड़ी इंडिया में नंबर 1 थी, लेकिन जैसे फॉरेन कंपनीज आ गए, टाइटन जो टाटा के मालिक है और टाइमेक्स जो अमेरिकन कंपनी है, टाइटन और टाइमेक्स के बीच टाई अप हुआ, बाद में दोनों अलग हो गए, दोनों इंडिपेंडेंटली बिकना शुरू हो गया, एचएमटी इसमें डूब गया, आज एचएमटी बंद हो गया है। तो अच्छे अच्छे जो डोमेस्टिक मार्केट के जो कंपनीज थे, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के हिसाब से वो बंद हो गए। जो एवर रेडी जो बैटरीज आते हैं, वो इंडिया के टॉप सेलिंग बैटरी मेकर्स थे, लेकिन ड्यूरासेल, अब ड्यूरासेल से भी वो लोग कम्पीट कर रहे थे। बट प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि जो एवर रेडी के पेंसिल सेल आते थे वो 10, 11, 12 रुपए के आते थे। अब चाइना वाले इंडिया में वो लोग डंप किए 3 रुपए 4 रुपए में। अब सिंपल सा हिसाब है, आपके वॉल क्लॉक में आप 11, 12 रुपए के बजाय आपको 4, 5 रुपए में मिल रहा है, तो लोग कौन सा लगाएंगे? चाइना के सेल लगाएंगे। आज मैंने जहां तक सुना है एवरेडी कंपनी को ड्यूरासेल खरीद रही है, जो इंडिया की टॉप बैटरी की कंपनी थी सेल मेकिंग की, वो आज बिक गई। उसका कारण यही है कि चाइना ने सस्ते गुड्स इंडिया में लाए, और जो फॉरेन के अच्छे कंपनीज थे, ड्यूरासेल ड्यूरासेल के सेल महंगे आते हैं, 35, 40 रुपीज, लेकिन जब आपने एक बार लगाया तो नॉर्मल सेल से वो 4, 4, 5, 5 गुना चलते हैं। तो वो इंडिया वाले compete नहीं कर पाए बहुत सारी जगह पे। और टॉय मेकिंग 80 से 90% टॉयज चाइना से आता था, अभी भी मेजोरिटी चाइज टॉयज का दबदबा चाइना का ही है। अब जाकर इंडिया की आंख खुली है कि टॉयज मार्केट में कितना बड़ा डैमेज हुआ है। इंडिया का मार्केट नहीं के बराबर है, लेकिन वो कब नाम हुआ, जब मुकेश अंबानी ग्रुप ने हैमलेस करके जो है
जो यूरोपियन कंपनी है उसको करीबन 500 रुपए करोड़ में खरीद लिया। तब जाकर हुआ कि हाँ, इंडिया भी टॉय मेकिंग में भी उस पर ध्यान दिया जा रहा है। आज भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया में बनता नहीं है, मेजोरिटी बाहर से इंपोर्ट करते हैं हम लोग। 80 to 85% जो है वो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, और जो भी इंडिया में बनता है उसका 90% सूरत में बनता है और राजस्थान में, मुंबई में। बाकी इंडिया में कहीं पे भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते ही नहीं है, मेजरली हम इंपोर्ट करते हैं। उस पर भी एक ध्यान देने की जरूरत है। ये सब फेलियर रहे हैं, हम अभी तक उस पर काबू नहीं कर पाए। अभी अभी कंटेनर ले लो, जो ट्रक्स में हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स कंटेनर के अंदर, वो 20 फीट 40 फीट के अंदर आते हैं। वो भी इंडिया में नहीं बनता था, वो हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। 2-2 3-3 लाख रुपए के कंटेनर आते थे। जब कोविड के टाइम में शॉर्टेज हुआ तब इंडिया को रियलाइज हुआ कि अभी खुद सॉरी बनाना जरूरी है। तो अभी अभी कंटेनर बनाने का प्रक्रिया शुरू हो रहा है इंडिया में। पुअर फार्मर्स, अब पुअर फार्मर्स जो है वो लोग कंपटीशन क्या फेस करेंगे। बाहर से एप्पल्स आ रहे हैं, न्यूजीलैंड से एप्पल्स आते हैं, अमेरिका से बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं इंडिया में। तो जो शिमला के, कश्मीर के एप्पल्स के सामने लोकल में बनाए हुए जो भी एप्पल रहे जहाँ पे भी, वो टिकते ही नहीं है। तो फार्मर्स इसकी वजह से कर्ज में डूब जाते हैं, गरीबी में डूब जाते हैं, लास्ट में जमीन बेच देते हैं। तो पुअर फार्मर्स फॉरेन के कुछ प्रोडक्ट्स के सामने टिक नहीं पाते। तो इसके वजह से ग्लोबलाइजेशन दिखता बहुत बड़ा है, लेकिन ये सब कहाँ पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में काफी डेवलप हुआ। फार्म सेक्टर को इतना बूस्ट मिला नहीं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, जितना इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर को मिला। उसके बाद कंपटीशन अनहेल्दी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वड़ा पाव में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है ना, छोटू कोल्हापुरी, या आपको लोकल लेवल पे बहुत सारे मिल जाएंगे ब्रांड्स। महाराजा कोई ब्रांड है, गोली ब्रांड है। लेकिन आप पिज्जा का ले लो, पिज्जा में डोमिनोज इंडिया में 70% मार्केट शेयर ओन करता है। पिज्जा हट, कॉफी में भी सीसीडी मानते हैं, कैफे कॉफी डे इंडिया का है, लेकिन आप स्टारबक्स के सामने, बरिस्ता के सामने सीसीडी कहीं पे भी टिकता नहीं है। तो ये सब जगह। और मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, थम्स अप, पार्ले पार्ले कंपनी का ब्रांड था। जब कोका कोला आया तो कोका कोला ने थम्स अप को खरीद लिया। सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में कोका कोला, फंटा, थम्स अप, ये सब कोका कोला का ब्रांड है। पेप्सी फॉरेन का ब्रांड है। रेडबुल ऑस्ट्रिया का ब्रांड है। सो इंडिया में ये तो टिक ही नहीं पाए, कॉम्पीट कर ही नहीं पाए। सो मल्टीनेशनल कंपनीज के सामने आप कहाँ से कम्पीट करोगे। अमेजन को टक्कर दे रहा था फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी था, लेकिन बंसल ग्रुप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन मुझे बहुत खुशी होता था फ्लिपकार्ट से खरीदने में, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इंडियन कंपनीज को सपोर्ट कर रहा हूँ। अब फ्लिपकार्ट, अमेजन चाइना में भी उतरा, बट चाइना में अलीबाबा ग्रुप के सामने टिक नहीं पाया, तो अमेजन चाइना में बंद हो गया। इंडिया में आया, आज इंडिया में अमेजन नंबर 1 बन गया। फ्लिपकार्ट और अमेजन में अच्छी टक्कर होती थी, फ्लिपकार्ट इंडिया का था, अमेजन अमेरिका का था। लेकिन फ्लिपकार्ट को बेच दिया बंसल ब्रदर्स ने वॉलमार्ट को 1 लाख करोड़, जबकि फ्लिपकार्ट करीबन 24-25 हजार करोड़ के घाटे में था, फिर भी वो 1 लाख करोड़ में बिका। अभी फ्लिपकार्ट और अमेजन की टक्कर जो है, उसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है, दोनों फॉरेन के कंपनीज है। टाटा क्लिक एक लोकल है, मिंत्रा आई थिंक इंडिया का है, लेकिन मिंत्रा भी फ्लिपकार्ट का ही ब्रांड था। मिंत्रा को जब टेक ओवर किया तो मिंत्रा भी चला गया। तो देखा जाए तो इंडिया के ब्रांड्स ही नहीं है जो कॉम्पीट करे मल्टीनेशनल के सामने। आप फ्लिपकार्ट से खरीदो या अमेजन से खरीदो, अल्टीमेट तो पैसा अमेजन को ही मिलना है देखा जाए तो। नेग्लेक्ट्स वेलफेयर एस्पेक्ट। अभी आप देखो, आप डोमिनोज में जाओगे ना, 70% मार्केट शेयर। आप बोलोगे भाई सॉस चाहिए, तो वो सॉस का भी 1 रुपया चार्ज लेता है। मतलब आप मैकडोनल्ड्स में जाओगे, अच्छा बर्गर में, मैकडोनल्ड और बर्गर किंग के सामने कौन टिका है, इंडिया का ब्रांड। लोकल लेवल पे सैंडविच बनाने वाले थोड़े बहुत बर्गर बनाते हैं, लेकिन मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग के सामने
कोई टिकता नहीं है। एक अमेरिका का ब्रांड है चिपोटल, वो भी इंडिया में आ गया। देखा जाए तो इंडिया का बटर चिकन फेमस है, लेकिन कोई सेलेक्ट ब्रांड नहीं है, वो तो मसाले के टेस्ट के हिसाब से फेमस है। लेकिन हम बर्गर की बात करते हैं तो मैकडोनल्ड्स की बात करते हैं, पिज्ज़ा की बात करते हैं तो डोमिनोज की बात करते हैं। सो इंडिया का खुद का ब्रांड फेमस नहीं है। और वेलफेयर एस्पेक्ट आप देखोगे, हेल्थ, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, ये इतना महंगा हो गया है, और मल्टीनेशनल कंपनीज का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है। तो वेलफेयर लोगों के बारे में कौन सोचेगा। और कभी भी फ्लड सुनामी आ गया तो आपने कितना सुना है कि अमेजन, डोमिनोज, इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। अमेजन, ये लोग सब मुश्किल से 500 करोड़, 500 तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 50 करोड़ बाजू में करेंगे। उनका टर्नओवर बिलियन डॉलर से में सेल में 1-1 लाख करोड़ होता है वो 2-4 दिन में। अभी रिपब्लिक डे सेल जो रहा है, 1-1 लाख करोड़, और वो लोग बाजू में 50 करोड़। हेल्प तो इंडियन कंपनीज करते हैं, अपने एक्टर्स, अक्षय कुमार जैसे लोग 25-25-50 करोड़ देते हैं। इंडिविजुअल्स, ये लोग सब कंट्रीब्यूट करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज को प्रॉफिट से मतलब है, उनको इंडिया से मतलब नहीं है। तो वो लोग सोसाइटी का वेलफेयर थोड़ी सोचेंगे। और लास्ट में बेरोजगारी। अभी क्या होता है, जैसे जैसे फॉरेन के कंपनीज आते हैं, वैसे वैसे इंडियन कंपनीज कम्पीट नहीं कर पाते और बंद होते जाते हैं। अच्छा, इंडियन कंपनीज बंद हो गए तो बेरोजगारी भी तो बढ़ता है। तो उसकी वजह से गरीबी, भेदभाव, अमीरी गरीबी का, आप देखो ना, मल्टीनेशनल कंपनीज आने के बाद अभी छोटे मोटे कंपनीज सब उड़ जाते हैं। इनफैक्ट बीच में आई थिंक डोमिनोज ने या मैकडोनल्ड्स ने जो फ्रेंच फ्राइज के जो बटाटे हैं उस पे मोनोपोली, वो क्या बोलते हैं, पेटेंट लाने की कोशिश की थी। अरे भाई, इंडिया का प्रोडक्ट है वो। बाद में गवर्नमेंट, जो कोर्ट ने उनके खिलाफ ऑर्डर दिया और उन लोगों ने भी अपना केस वापस ले लिया। देखा जाए तो इन लोगों ने फार्मर्स पर केस किया था बटाटे का, बोलने के लिए कि वो हमारा पेटेंट है उसमें। बटाटे का तुम कैसे पेटेंट करोगे। योगा, योगा का पेटेंट भी अमेरिका में करने की कोशिश की गई थी। योगा इंडियन की देन है। तो अ, जैसे शावलिन कुंफू जो है चाइना का, देखा जाए तो वो भी इंडिया की देन है, लेकिन बाद में उन्होंने डेवलप किया। विपश्यना, जो कि बहुत फेमस बुद्धिस्ट, नेपाल, ये सब जगह है, देखा जाए तो वो भी इंडिया की देन है। फॉरेन लोगों ने उसको ज्यादा बढ़ाया। तो इंडिया में बेरोजगारी इसलिए बढ़ा है कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके पहले स्टार्टिंग में सस्ते में बेच के मार्केट कैप्चर करके कॉम्पिटिटर्स को, बहुत सारे उड़ गए, बहुत सारे बंद हो गए हैं। अभी ऑटोमोबाइल में भी देखो, हिंदुस्तान मोटर्स बंद हो गया, प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड बंद हो गया। ये लोग उठ ही नहीं पाए फॉरेन कंपनीज के आने के बाद। तो बेरोजगारी कितना बड़ा होगा सोचो। तो इस प्रकार से ये जो फेलियर्स थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थे, कंपैरिजन में सक्सेस ज़्यादा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है 11th इकोनॉमिक्स का, जहाँ पे आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।